नहीं, कोई जरूरत नहीं है बस आप मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। महेंद्र अच्छा बैठ जाओ। आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ अस हियर ऑन अ संडे। रविवार के दिन भी आपको इनवाइट करने पर आप आए हैं। हमें एक्चुअली वर्किंग डे के लिए सोच रहा था, बट इश्यू ऐसा सामने आया, हमने सोचा एक बार संडे के दिन हो, आप भी थोड़ा फ्री होंगे तो वी लाइक टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम विथ यू। ऑफिशियल डे में तो ज़्यादा टाइम ऑफिस टाइम पे निकल जाता है, तो आज बुलाने का एक मकसद ये है कि ये पूरा आनंदपाल वाले प्रकरण, उसके बाद सावराज में हुआ जो घटना। अच्छा ओके, अगेन वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। यू हैव बीन विद अस ऑन अ संडे, थैंक यू वेरी मच। आज बुलाने का मुख्य कारण ये है कि मेरे साथ आप पंकज सिंह जी एडीजी क्राइम, उमेश मिश्रा जी एडीजी एसओजी हमारे साथ है। The main reason was that we thought we should call everyone and try to clear the entire story of आनंदपाल और पुलिस की भूमिका। We would like to tell something about the emergence of आनंदपाल, उसके बाद उसकी कस्टडी से एस्केप होना, बाद ऑपरेशंस कंडक्ट करना, उसको ढूंढना, उसकी गैंग के पूरे सदस्यों को पकड़ना, बाद में उसकी एनकाउंटर के जो कोई एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर जो साम्राज्य में डेवलप हुआ, लीडिंग टू द क्रिमेशन ऑफ आनंदपाल बॉडी। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसे इश्यूज थे विच वी थॉट वी शुड गिव क्लैरिटी टू ऑल ऑफ यू हियर। एट द आउटसेट सबसे पहले मैं 2-3 मुद्दे बनाना चाहता हूं, उसके बाद पंकज वुड बी ब्रीफिंग यू द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आनंदपाल, द ऑपरेशंस, एंड फाइनली आई विल टॉक अ बिट ऑन लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। बट सबसे सर्वप्रथम मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं, और मुझे खुशी भी है कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने हमारे साथ सच्चाई के साथ दिया, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं कि क्राइम और क्रिमिनल को कोई जात या कोई रिलीजियन या कोई कम्युनिटी की कोई रूपरेखा नहीं रहती है। क्रिमिनल्स ऑलवेज वर्क लाइक अमर अकबर एंथोनी, उनको सर्वधर्म समानता रहती है उनकी गैंग ऑपरेशंस में, अगर आप ढंग से देख सकते हो तो पहले हम इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कोई क्रिमिनल को या किसी एक्ट को किसी जात का या किसी कास्ट का या किसी धर्म का आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एंड आई थिंक वी विल ट्राई टू शो यू ऑल्सो कि इनके ग्रुप के साथ कौन कौन लोग थे, कैसे थे। नंबर 2, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे ऐसे घटना हुई है हमारे साथ या पुलिस के साथ जो पहली बार हम देखने के लिए, सुनने के लिए मिला है, विच वॉज वेरी वेरी इनह्यूमन एंड गास्टली। थर्ड, वी वुड ऑल्सो लाइक टू टेल देयर लॉट ऑफ गुड पीपल, बहुत सारे लोग साम्राज्य में और जगह जगह पे सभी लोग हैं, इसी कम्युनिटी के भी थे, जो हु रियली सेव्ड द लाइव्स। मैं तो कहूँ कि उनके लिए हम तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो हमारे लोगों को वहां पे मतलब ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे कि उनके पास जिंदगी और मौत के बीच की जो फासला बहुत छोटी सी में आके उन्होंने अपने जान जोखिम में डाल के हमें मदद किया। दे वर ऑल्सो फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, लॉट ऑफ गुड पीपल। मैं कुल मिल के कहना चाहता हूं कि सभी लोग जो हमारे साथ दिए, इनमें भी बहुत अच्छे लोग थे जो वी रियली वांट टू थैंक देम। मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूं कोई कारणवश, बट इट इज अ फैक्ट दैट दे वेंट एंड हेल्प्ड अस। So I want to really start off this thing with this premise that criminals को और crime को कोई जात पात रंग नहीं होता। Please have this faith, ये लोग अपने को इस्तेमाल कर सकते हैं। That's a thing. And now I'll ask Pankaj to tell the entire story, please. He will be our magic spokesperson from PHQ henceforth, and he will tell the entire story. And if you have any doubts on operation part, on the emergence of Anandpal, we will be able to clarify it. Thank you very much. Once again, thank you for all being with us. I will ask Mr. Pankaj to continue with the presentation. Thank you. Thank you, sir. सर, प्रथम ये जो आनंदपाल प्रकरण हुआ है, इसके बारे में कुछ समय से कुछ डाउट्स, एप्रीहेंशंस वगैरह भी रेज किए जा रहे हैं,
इस संबंध में हमने भी काफी गहनता से इसको देखा। हमारे अलग अलग स्तर के ऑफिसर्स ने, साइंटिफिक ऑफिसर्स फ्रॉम एफएसएल और कुछ दूसरी एजेंसीज के भी ऑफिसर्स ने जाके इसको बड़े विस्तार से एक एक पहलू को देखा कि क्या कुछ लोग जो इसके बारे में कुछ शंका प्रकट कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ तंत्र है। आपको पता है बड़ी विस्तृत इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस हैं, और वो इसी तरफ जोर देती हैं कि कहीं भी किसी प्रकार से भी किसी के एक मानवाधिकारों का हनन ना किया जाए, और जो कभी कभी सुनने में आती है गलत किस्म से, बदले की भावना से, बदनीयती से किसी का एनकाउंटर कर दे, किसी प्रकार से उसकी भी संभावना को नकारा जा सके। तो हमने पूरी कोशिश की, और जहां तक अभी तक है सुप्रीम कोर्ट की भी ये 2014 की गाइडलाइंस है, और जो एनएचआरसी आपने सुना है 2010 की गाइडलाइंस है, और 2010 की संपूर्ण एनएचआरसी की गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने जो 16 बिंदु दिए हैं उसका पूर्ण रूप से समावेश किया गया है, और हमने उसकी भी पूर्ण रूपेण पालना आज तक की है, और आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में भी अवश्य रूप से ही की जाएगी। आनंदपाल के विषय में जैसा आप जानते हैं, उसने 1992 से उसके खिलाफ मुकदमे वगैरह दर्ज हैं। मुकदमों की वैरायटी हर प्रकार की है, क्या वो मारपीट हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, मर्डर के मुकदमे हो, किडनैपिंग हो, डकैती की बात हो, एक्सटॉर्शन यानी जोर जबरदस्ती कैसे पैसों को वसूलने की बात हो, और लूटने की बात हो, हर प्रकार के मुकदमे उसके खिलाफ हमारे इस लगभग 40 मुकदमे जो दर्ज हैं, हर प्रकार के मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, काफी मुकदमे पेंडिंग हैं, कुछ का निस्तारण हो चुका है। मुख्य बिंदु जो हम देखते हैं इसमें आने में आता है कि जिस प्रकार की हिंसा का रास्ता उसने अपनाया था, छोटी से छोटी बात पे किसी को मार देना। एक पहलू आया था जिसमें किसी सेल्समैन से कोई चीज पूछी गई, तुम उस मारपीट में शामिल थे क्या, और उसने मजाक में कह दिया, अपनी शेखी बगाड़ते कह दिया, हाँ हाँ साहब मैं मौजूद था, और वहीं उस सेल्समैन को गोली मार दी गई। एक अन्य सांडवा का केस है जिसमें गुमाना राम को मारा गया था। पहले उसके दोनों टांग तोड़ी गई, उसके घुटने तोड़े गए, उसके बाद उसकी छाती पे बैठ के उसको इसके गैंग ने इसको गोली मारी, और ये सब तब हो रहा था जब ये स्वयं जेल में था, और इसके इंस्ट्रक्शंस पे उसकी पूरी एविडेंस मौजूद है हमारे पास। फिर नानू राम के विषय में शायद आपको पता ही होगा, नानू राम की हत्या की गई, उसकी सर्वप्रथम बुला के पूरे गैंग के द्वारा पिटाई की गई, फिर उसको पंखे से उल्टा लटकाया गया, उसकी गर्दन काटी गई, एक बार में गर्दन नहीं कटी, फिर उसके बाद मार मार के गर्दन काटी गई, उसके शरीर की बोटी काटी गई, और उसके बाद उसको एसिड में डाला गया। काफी भारी मात्रा में एसिड ये लोग लेके आए, उसकी पूरी बोटियां और पूरे शरीर को एसिड में डाला गया। 4-5 घंटे में पूरा शरीर गल के खत्म हो गया केवल, और ये उसका कथन है कि केवल साहब बोटियां, हड्डियां और दांत बचे रहे, जिनको हमने पीस पीस के वो बाहर फेंक दिया, और तत्पश्चात जो एसिड था जिसमें शरीर का पूरा घोल था, बाहर हाईवे पे ले गया और जगह जगह हमने उसको भी फेंक दिया। तो इस प्रकार का जो हिंसा का जो एक पुट इसके अपने ऑपरेशंस में था, मेरे ख्याल से अत्यंत ही शोचनीय, शर्मनाक, और किसी भी प्रकार से मानवीय तो किसी भी श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसने समय समय पर चोरी से, खरीद के, स्मगलिंग करके काफी वेपन्स भी अपने किए, जिसके बल पे ये लोगों से एक्सटॉर्शन करता, धमकाता था और पैसे लूटता था, और अपनी जो महीने की माइंस जो चलाते थे और दूसरा धंधा चल, उनसे अपनी बंदी एकत्रित करता था। 2012 में जो सर्वप्रथम इसको अरेस्ट किया गया था, तब भी इसके पास एक कार्बाइन, 5 राइफल जो 12 बोर की थी, 1 राइफल जो .22 की थी, और 522 कारतूस तब 2012 में भी मिले थे इसके पास। और जो वर्तमान में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें भी इसके खिलाफ इसके पास AK-47 मिली है, इसके पास पंप एक्शन गन मिली है, भारी मात्रा में कारतूस व अन्य चीजें भी इसके पास बरामद हुई हैं।
तो जिस प्रकार के वेपन्स को खरीदना करना, क्योंकि वेपन्स के जोर पे ही किसी को डराया, धमकाया और पैसे वसूलने की चीज की जा सकती है, और अन्य गैंगों के मुकाबले और अन्य गैंगों में अपनी एक धाक जमाई जा सकती है। हम लोग कल गए थे, हम कुछ अफसरान वगैरह गए थे, और लाडनू के ही जस्ट बाहर जाते हुए इसने जिस प्रकार की इस प्रकार से जो पैसे जो अर्जित किए, कोई कानूनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है व्यक्ति की, उसके जमीनें उसने बेनामी काफी ज्यादा मात्रा में खरीद रखी हैं, फ्लैट जयपुर में, अन्य स्थानों में फ्लैट हैं, बच्चे इसके विदेश में पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंगित अवश्य करता है कि ये पैसे सारे बिल्कुल गैर कानूनी और अवैध तरीके से बनाए हुए हैं। इसका एक फार्म हाउस जो इसने बना रखा है लाडनू के जस्ट बाहर, आप निकले और बाएं तरफ, हाईवे पे बाएं तरफ है, वो हम लोगों ने जाके देखा, किसी टॉर्चर चेंबर से कम नहीं है। आप स्वयं जाके देखें, और हम लोग स्वयं इसको देख के भी आए। सारी खिड़कियां जो फर्स्ट फ्लोर की हैं इस भारी स्टील से बनी है कि गोली उसको भेद नहीं सकती है। ठीक गेट से जैसे आप घुसें, और अभी हम उसको चित्र भी दिखा देंगे आपको, चित्र लास्ट में दिखा देंगे, उसमें एक गोला, एक ही खिड़की खुलती है और वो ठीक गेट पे, ताकि फायरिंग यदि हो तो सीधे आप गेट पे फायर कर सकें और जो भी पुलिस, दूसरी पार्टी, लॉ एनफोर्समेंट आ रही है उसको नेस्तनाबूद किया जा सके। जितना बेसमेंट है, बेसमेंट का लगभग 2 फीट आपके ग्राउंड लेवल के ऊपर है, और हर दिशा में कम से कम 2 फीट बाय 2 फीट का एक खांचा बना हुआ है, जहां की हर दिशा में मात्र एक, ताकि उससे फायरिंग की जा सके और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये बेसमेंट है। आप चले जाएं, बेसमेंट में चले जाएं, बेसमेंट में चले जाएं तो एक टॉर्चर चेंबर्स जो आपने सुने होंगे उस प्रकार का जाली के इस तरह के लॉकअप बनाए गए हैं। और मैं विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 व्यक्तियों जिसका इसने स्वयं ने टॉर्चर इसी घर में किया था, वो हमारे पास आके और पूरी बात बता चुके हैं। और उस जाली के लॉकअप में इसको व्यक्ति को बांध दिया जाता था, और जब तक इसके पैसे या जो भी आने होते नहीं आ जाते तब तक इसको नहीं छोड़ा जाता था। कल भी हम लोग गए तो ये इस प्रकार का है, और ऐसा अंधेरा बेसमेंट में छोटे छोटे और कोने में बने हुए हैं, जिसमें लाइट तो बहुत दूर की बात है, कम से कम 300-400 चमगादड़ तो कल हम नहीं देखेंगे। उसमें व्यक्ति तो कैसे रहेगा और क्या करेगा, अब ये आप खुद ही उसका सोच सकते हैं किस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार के घर और इस प्रकार के इसने अपने बख्तरबंद छत पे चले जाइए। आपने अगर कोई भी टैंक देखा होगा, जब टैंक चलता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा गोला स्थान होता है जिसमें से व्यक्ति निकल के और फायर करता है या कोई कार्रवाई कर सकता है। आप इसके छत पे चले जाइए, इसी प्रकार से बिल्कुल कंक्रीट का चारों दिशा में बना हुआ है, रेस करके छत पे, और उसके ऊपर बिल्कुल 2 छिद्र बने हुए जिससे व्यक्ति निकल के गोली चला सकता है और अपना प्रोटेक्शन चारों तरफ से पा सकता है। तो इस प्रकार के जो इसके कलुषित मनोवृत्ति की जिसका क्रियान्वयन इसने अपने घर बनाने में, लोगों को धमकाने में और अवांछनीय कृत्यों में किया गया है, साफ झलकता है। और एक स्थान पे नहीं, कई स्थानों पे इस तरह की चीज इसकी झलक के सामने आती है। इसकी 8 प्रॉपर्टी, एक जो ये फार्म हाउस की बात बता रहा हूं, कम से कम 15 करोड़ की तो ये प्रॉपर्टी है एक। और ये जो इसके साथ एक धर्मेंद्र हरिजन करके जो इसका एक्म्प्लिस है, जिसके खिलाफ भी 4 मुकदमे हैं, और इसने बेनामी धर्मेंद्र हरिजन की वाइफ के नाम ये सारी प्रॉपर्टी कर रखी है। खैर उस लेडी ने आकर के बताया कि ये मैंने नहीं खरीदी है, नहीं है। और इसी तरह 8 प्रॉपर्टीज जो इसके अन्य अन्य स्थानों पे हैं, उसमें से 7 प्रॉपर्टीज राज्य सरकार में जब्त कर ली गई है, ताकि जब तक इस तरह के फाइनेंसेस को कट ऑफ नहीं करिएगा, व्यक्ति को वो कानूनी चीज लड़ने के लिए, हथियार खरीदने के लिए और अन्य अपना गैंग बढ़ाने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती रहती है, उसको कट ऑफ करना अत्यावश्यक था। और इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज बड़े एक सूचीबद्ध तरीके से प्रॉपर्टीज का पता किया गया, बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, व्यक्तियों को बुलाया गया, सवाल जवाब किया गया, और जब व्यक्तियों को पता चला कि भाई कानूनी दायरे में यदि हम आएंगे तो हमें परेशानी होगी, तो उन्होंने भी ये प्रॉपर्टीज सरकार को असली बात बताई, जिसके फलस्वरूप इनको सबको जब्त किया गया। जिस प्रकार की रॉबिनहुड की इसकी एक इमेज बनाई जा रही है कि साहब ये लोगों को मदद करता था, सोसाइटी के लिए करता था, बिल्कुल साफ गलत है। क्योंकि इसके कोई किसी एक समाज के लिए ये नहीं था। व्यक्ति ये एक पर्टिकुलर जाति का, वंश का हो सकता है,
पर इसके गैंग में चारण थे, जाट थे, गुजर थे, माली थे, कायम खानी थे। और जैसा साहब ने बताया, क्राइम की कोई जात नहीं होती है। क्राइम का केवल उद्देश्य होता है किसी भी प्रकार से वांछनीय अवांछनीय तरीकों से पैसे एकत्रित करना और फिर उससे ऐशो आराम करना और सोसाइटी में अपना एक उत्पात मचाना और एक भय आक्रांत लोगों को करना, और वही इसने कर रखा था। तो कोई न इसकी जात थी न कुछ था, सब प्रकार के व्यक्ति इसकी मदद करते थे और क्राइम में सभी इसके बराबर के भागीदार थे, जो कि समय समय पर पकड़े गए, मारे गए या अन्य तरीकों से उनका निस्तारण हुआ। इसके एसओजी को जब ये जिम्मा दिया गया तो एक तरफ तो इन्होंने प्रॉपर्टीज सीज करने की बात शुरू की, जिससे इसका फाइनेंशियल मसल धीरे धीरे कट ऑफ हुआ। इसके जितने भी एकम्प्लिसेस थे, एक्टिव एकम्प्लिसेस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। उनके जितने भी स्टैंडिंग वारंट्स थे, उनके इश्तहार जारी कराए, उनको उद्घोषित प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया। उन पे अलग अलग किस्म के इनाम, इसके भाइयों पे 1-1 लाख का इनाम था, इसके स्वयं पे 5 लाख का इनाम था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें रही और आपको बिल्कुल सामने दिखाई भी दी, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। यद्यपि इसका ऑपरेशन अन्य स्टेटों में तो नहीं था, मात्र राजस्थान में था, किंतु तब भी इसके जो तार जो जुड़े हुए थे, यदि हम पंजाब में देखें तो एक रॉकी गैंग बड़ा फेमस था, उसके साथ इसके तार जुड़े हुए थे। और हमारी जानकारी में आया है कि कुछ हथियारों की खरीद फरोख्त में उन्होंने भी इसका बड़ा सक्रिय सहयोग किया था। यूपी में धनंजय व्यक्ति थे, पहले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उनके साथ इसका बड़ा अच्छा संबंध था। कई बार गया, वहां छिपा, एक आध वेपन दिलाने में भी उनकी भी मदद रही है। हरियाणा इसकी शरण स्थली थी और आपको पता है इसके भाई भी हमें हरियाणा से ही पकड़े गए और जिनकी सूचना पे हम आगे बढ़े। ग्वालियर एमपी में कई बार जाता था, छिपता था और एक बार हमारी रेड भी हुई थी, बट कुछ ही समय पहले वहां से भी निकल गया था। तो अन्य स्टेटों में भी इसका एक बड़ा अच्छा नेक्सस था, जिसके फलस्वरूप इसका इस तरह का धंधा फल फूल रहा था और उसमें भी इसको काफी मदद मिल रही थी। सिरसा में आपको पता है इसके 2 भाई, एक अपना भाई और एक चचेरा भाई अरेस्ट हुए 24 तारीख को, 24 जून को, और जिनकी सूत्र सूचना पे टीम आगे बढ़ी। हमने एसओजी की टीम ने, हरियाणा की पुलिस की बड़ी सक्रिय मदद हमको मिली, वहां पे जो रहे और उनका इंटरोगेशन किया। हरियाणा की टीम पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए हमारे साथ आई, यहाँ पे आई जब वहां इनकाउंटर हुआ मौलासर में। चूरू, चूंकि चूरू जिले की बात थी, चूरू एसपी और उनकी टीम भी मौजूद थी। और उसके बाद जो रात की जो घटना घटित हुई है, मेरे ख्याल से आप में से कोई भी व्यक्ति यदि जाके मौके को देखेगा तो इससे स्पष्ट अपने आप स्वतः हो जाएगा कि काफी हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर के पश्चात ये एनकाउंटर सफल हुआ है। हाँ, उस दिन मेरे ख्याल से हमारी क्या टेक्निक कर लीजिए, क्या हमारा कोऑर्डिनेशन कर लीजिए, क्या मेरे ख्याल से ईश्वर की कृपा कर लीजिए, हम पे भी असीम कृपा बनी रही और हमारी तरफ से कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई, इंजरी नहीं हुई और हम अपने जिस उद्देश्य के लिए गए थे वो भी सिद्ध हुआ। एनकाउंटर हम लोगों ने हर दिशा से, हर एंगल से देख लिया और मेरे ख्याल से आप भी समझ गए होंगे कि यही एक कारण है कि एनकाउंटर में लेश मात्र भी जो डाउट की बात या उसमें कोई एप्रीहेंशन की बात नहीं आई। और यही कारण है कि ये लोग संभवतः आज मेरे ख्याल से कितने दिन हो गए, 24 तारीख से लेकर 7 दिन उधर और आज हो गई 16 तारीख, 16 और 7 23 दिन, 3 हफ्ते का समय हो गया। न ये लोग हाई कोर्ट गए न कहीं गए इसके लिए कि केस को सीबीआई में दे दें, अन्य किसी एजेंसी में दे दें, ये दे दें। सुप्रीम कोर्ट की पालना में हमने जिले से बाहर इसका इन्वेस्टिगेशन तुरंत प्रभाव से किया। बीकानेर में एक एडिशनल एसपी को इसका इन्वेस्टिगेशन दिया गया और ये मानते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय पर कि यदि बीकानेर से भी हटा के हम इसको और अच्छा सुपरविजन यदि दे सकते हैं तो हम यदि अच्छा सुपरविजन दे दें तो इसकी एक एसआईटी गठित की गई और ये एसआईटी गठित की हमने 11 जुलाई को और एक आईजी क्राइम ब्रांच के उनके निर्देशन में ये पूरी टीम काम कर रही है और बड़े ही सक्रिय तरीके से वेपन्स का एग्जामिनेशन करवाना, एफएसएल से जो रिपोर्टें लानी है वो लेना, सारे लोगों के एग्जामिनेशन करना, सारी चीज बड़ी ही सुचारू तरीके से, सहज तरीके से और अच्छी तरीके से चल रही है।
यदि आप इनके परिवार वालों से जो वहां मौके पर मौजूद थे उनसे भी बात करें तो मेरे ख्याल से बात स्वतः स्पष्ट हो जाएगी कि इन स्वयं आज इनके बयानों में कि साहब हम गए और वहां पर छत से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, आनंदपाल तुम सरेंडर कर दो, छत से गोली आ रही थी। ये उनका वर्जन है, हमारा वर्जन नहीं है। और उन्होंने, आप इसको पृथक से चेक भी कर सकते हैं कि उन्होंने मजिस्ट्रेट को भी किस प्रकार के बयान दिए। मजिस्ट्रेट में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती, वहां भी इस तरह के बयान दिए। और तत्पश्चात सब हम लोग को एक अलग कमरे में कर दिया, क्योंकि ताकि हम लोग को कोई इंजरी ना हो, चोट ना आए, गोली ना लगे। और तत्पश्चात जो इनकाउंटर ऊपर हुआ है, जब इसने आनंदपाल ने देखा, आप देखेंगे ऊपर छत पे 2 कमरे हैं, एक बाएं तरफ, यदि कमरों को फेस करके खड़े, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। यदि देखें तो बाएं तरफ भी नीचे से जो फायर आया है बिल्कुल छत पे करके रिकोशे होके दूसरे स्थानों पे गया है। दाहिने तरफ की उसमें जाली लगी हुई है, तो नीचे से फायर आया है, पर आनंदपाल ने वहां से नीचे फायर नहीं किया है, बाहर निकला और उसके बाद उसने नीचे वालों पे फायर किया, जिसके फलस्वरूप उसके जो खाली खोखे, आपने देखा AK-47 फायर करो तो खोखे निकलते हैं, खोखे भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मिले हैं। और काफी मात्रा में इसने भी फायर किया, पूरी तरीके से तैयार था, 2 मैगजीन पूरी इसकी थी। और जब अंतोगत्वा इसको लगा कि बाएं तरफ से फायर आ रहा है, दाहिने तरफ से फायर आ रहा है, इसने एक बार बाहर निकल के भी देखा, क्या मैं कूद सकता हूं। पुराने एक्सपीरियंस से इसको मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर होगा कि एक आध पुलिस वाला भी यदि मैं मार दूं तो मेरे ख्याल से इनमें कंफ्यूजन हो जाता है और ये लोग भाग जाएंगे, डर जाएंगे, हट जाएंगे और मैं पुरानी तरीके से अवश्य एस्केप कर जाऊंगा। आपकी जानकारी में अवश्य होगा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब यहां बैठे हैं, विराजे हैं, कि हाँ, जब भागा था ये, जो 2015 में जब ये भागा था अपने 2 साथियों के साथ, सुभाष मूंड के साथ और एक और था श्रीवल्लभ के साथ जब भागा था, उसके बाद हम लोगों ने बड़े सिंसियरली और बड़े एक उच्च स्तर की कमांडो लेवल्स की सबकी ट्रेनिंग कराई गई, फायरिंग प्रैक्टिस कराई गई, दाहिने कंधे से फायर करो, बाएं कंधे से फायर करो। हम लोगों ने, आपको शायद जान के अच्छा भी लगेगा कि बिल्कुल घुप अंधेरे में यदि आपकी राइफल में भी रोक आ जाए तो किस प्रकार से उसके खोल के पूरा जोड़ दोगे, इस प्रकार की ट्रेनिंग कराई गई। और AK-47 1 मिनट से कम में आज हमारे एक्सपर्ट कमांडोज अंधेरे में आंख में पट्टी लगा के खोल के जोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह की जब ट्रेनिंग कराई गई, हर प्रकार की फायरिंग कराई गई, तो मेरे ख्याल से हमारे कमांडो भी बड़े परिपक्व हुए। और उन्होंने उस दिन भी आप देखेंगे तो बाएं हाथ से, बाएं कंधे से फायर किया है, जिसके फलस्वरूप इस पे गोली लगी है। और जब इसको एक आध कोई गोली लगी है और इसको लगा कि बाएं तरफ, दाहिने तरफ, सामने सब तरह से फायर आ रहा है, तो ये अपना निकला है, बड़ी तेजी से निकला हुआ है। और AK-47 में 2 किस्म के मोड होते हैं, एक होता है जब सिंगल फायर करो और दूसरा होता है जब बर्स्ट, यानी लगातार गोली निकलती है, दर 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 दर। तो उसमें फिर ये मारते हुए निकला है और फिर बिल्कुल सीढ़ी के पास आया है। मेरे ख्याल से आपका काफी ज्ञानवर्धन होगा यदि आप लोग एक बार मौके जाके देखें, उससे बड़ा क्लियर हो जाता है किस प्रकार की स्थिति थी। और ये निकला है और उसके बाद जो कमांडोज और ये थे, अगर ये नीचे गोली कर देता तो यस, हमारे भी 3-4 आदमी एक बार में इसके बर्स्ट फायर से मर सकते थे। BP जैकेट अवश्य पहने थे, किंतु फेस पे कोई जैकेट नहीं होता, फेस बिल्कुल उड़ गए होते बलून की तरह हमारे लोगों के भी। इत्तेफाक से इसका फायर नहीं, और हमारे जो सामने की तरफ एक कमांडो था उसका फायर इसके यहां लगा है, वो क्योंकि नीचे बैठ के फायर कर रहा था, यहां लगा है, गोली लगी है। और उसके बाद जो बगल के कमरे में एक व्यक्ति ने जो मारा, गोली इसके कंधे में लगी, जिसकी वजह से पूरा घूमते हुए और फाइनली गिरा है। तो शरीर पे इसके काफी घाव हैं, काफी गोलियां चली हैं। और मेरे ख्याल से इस प्रकार की कोई शख्स की बात नहीं रह जाती है। आप एक चीज और ध्यान रखें, इसके 2 भाई मौके पे मौजूद थे जिनको हम सिरसा से पकड़ के लाए थे, 3 उस घर के व्यक्ति और 3 घर की औरतें। यदि किसी प्रकार का भी शक शुबा, गलत कार्रवाई या फॉल्स इनकाउंटर हमारे व्यक्ति करते थे, आप ये बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि ये 6 और 2 8 लोग किसी सूरत में ना हमारा पक्ष देते और 4 दिन बाद बयान देते जो हमारे खिलाफ जाता। तो इस संभावना को भी हमने नकारा नहीं, और ये बिल्कुल आज भी मौजूद है और इनसे भी पूछा जाता है। हमारी बिल्कुल क्लियर जो इंटेलिजेंस है उसमें कुछ व्यक्ति और इसके रिश्तेदार, इसके भाई, जो इसका अपना भाई है मंजीत, से भी जेल में मिलने गए। तो मंजीत को जेल में बैठे बैठे जानकारी थी कि भाई नहीं, एनकाउंटर तो सही हुआ है, उसमें तो कोई लूपहोल मेरी जानकारी में तो नहीं आया है। ये हमारी क्लियर इंटेलिजेंस है और बिल्कुल सही इंटेलिजेंस। 8 लोग
ऑपोजिशन के हम जिंदा छोड़ दें और वहां गलत कार्रवाई करके आ जाएं और तब भी 20 दिन बाद भी हमारे अगेंस्ट कोई बयान न दें, कोई एक भी पॉइंट उनके न, ये आप अपने आप समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें कोई गुंजाइश बची नहीं है। जो एनएचआरसी की गाइडलाइंस हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, हमने शब्दशः उनकी पालना की है, उनको समय पर रिपोर्ट भेजी गई है और आने वाले समय में भी जैसा उनका 3 महीने 6 महीने पर रिपोर्टों की आवश्यकता है, जब भी हम अग्रिम कोई फाइनल कार्रवाई करेंगे वो भी उनको भेजेंगे और समय पे भेजेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की भी जो 2014 के अपने जस्टिस राजस्थान के थे, चीफ जस्टिस लोढ़ा साहब और रोहिंटन नारिमन, उनकी भी जो 16 पॉइंट हैं क्लियर तरीके से उनकी पालना भी की जाएगी और किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और एक जो इनकी बस आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि एक जो इनकी मेन डिमांड थी कि ये तफ्तीश सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई भी बिल्कुल आप लोग मान के चलें कोई एक बाहर की एजेंसी नहीं है अपने ही देश की एजेंसी है और इसमें भी अलग अलग प्रदेशों से ही अफसर अलग अलग समय समय पर आते हैं। और केवल आपकी जानकारी में जानना चाहता हूं कि अपने इस स्टेट में आज की तारीख में मौजूद कम से कम 12 अफसर हैं जो सीबीआई से लौटे हुए हैं और ये अफसर जूनियर लेवल के नहीं कर रहा हूं, इसमें जूनियर मोस्ट अफसर जो है इन 12 अफसरों में आईजी रैंक का, जूनियर मोस्ट आईजी रैंक का और सब इससे सीनियर हैं जो 12 अफसर आज हमारे यहां सीबीआई के रिटर्न मौजूद हैं, जिनके पास 15 साल से लेकर के 5 साल का तजुर्बा है। और यदि इनका एक्सपीरियंस सबका कंबाइंड कर दिया जाए तो कम से कम 85-90 साल का एक्सपीरियंस इनके पास आज की तारीख में मौजूद है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सीबीआई से रिटायर हो चुके हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा जो आज हमारे अफसर सीबीआई में, केवल राजस्थान में मौजूद आज की तारीख में 85 से 90 साल का टोटल एक्सपीरियंस वाले 1 दर्जन अफसर मौजूद है। यदि ये लोग चाहें तो सरकार के पास जाके कह सकते हैं कि साहब ये वाले हैं, इनसे किसी से भी जिनको ठीक समझा जाए, सरकार जिसको ठीक समझे उनसे भी जांच कराई जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये भी इनकी बात मेरे ख्याल से ज्यादा मायने नहीं रखती कि वो एजेंसी कोई बड़ा भारी बाहर से कोई चीज निकाल के आएगी, क्योंकि सीबीआई भी जब करती है, हम लोग का सबका एक्सपीरियंस है, बड़े बारीक तौर से एक एक बाल की खाल निकाल करके सत्यता की तरफ जाती है और उसमें कोई झूठ फरेब का समावेश करना एक तरह से संभव नहीं हो पाता है। तो एनकाउंटर के विषय में मेरे ख्याल से कोई डाउट की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से आप भी देखिए, एक और लास्ट चीज जो मैं एनकाउंटर के बारे में बताना चाहता हूं, यदि आप लोग ये समझें कि हमने एनकाउंटर गलत किस्म से करके और उसको कुछ पैडिंग करके और अन्य कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स का समावेश किया है, तो ये आप भी जानते हैं कि दूसरी तरफ यानी जो लांछन लगाने वाला पक्ष है उसके पास भी एक से एक बेहतर वकील हैं, एक से एक बेहतर पुलिस के आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, एक से एक बेहतर लोग जो मौजूद थे मौके पे वो भी हैं। क्या इतने के बावजूद भी हम इतने होशियार हो गए कि गलत चीज को छिपा दिया हमने 3 हफ्ते तक और उनके पास एक बिंदु भी नहीं निकला, समस्त वकीलों के पास, समस्त एक्सपीरियंस वालों के पास और समस्त मौके वालों के पास। तो मेरे ख्याल से इस चीज को अनावश्यक रूप से जो तूल दिया जा रहा है उसमें कोई तंत्र की बात नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन भी जो हमारी तरफ से भी होगा बड़े खुले तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशन के विषय में कोई भी बिंदु किसी भी समय आप कोर्ट के ध्यान में ला सकते हैं कि साहब इन बिंदुओं पे तफ्तीश और आवश्यक है, आप जो भी पक्ष है हमें यहाँ ला के दे, एक एक चीज का समावेश करके हम बिल्कुल सारे डिटेल में जाते हुए जो भी चीजें हैं उन पे करके और सही करेक्ट इन्वेस्टिगेशन करके देंगे। अब जो इसके संदर्भ में जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हुए और जो सामराज में जाकर के कार्रवाई वगैरह हुई, मैं रेड्डी साहब से कहूंगा उसके विषय में आपको जानकारी। थैंक यू पंकज। मेरे ख्याल से ये प्रेजेंटेशन के बाद रतनगढ़ के वो माला सर का वी हैव अ फ्यू क्लिपिंग्स, वो पहले दिखा दे नहीं उसके एंड वी कैन शो यू वो मकान कहाँ पे है, फायरिंग कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है कहाँ से आए, कितना बड़ा मकान है, कहाँ से घेर रखे थे। आई थिंक दैट विल गिव अ बेटर परसेप्शन। तो इसके बाद बता देंगे।
ये आनंदपाल जी का एनकाउंटर के उपरांत कुछ दिन वहाँ बॉडी रखी थी रत्नागढ़ में। वी हैड जो भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के हिसाब से जो पोस्टमार्टम कराना था वो करवा दिया। उसके उपरांत फिर भी उन्होंने कोर्ट गया कि साहब दोबारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए। वी सेड विल डू इट अगेन। जहाँ तक हमारे नॉलेज में था कि हम सही करवाए थे, क्योंकि रतनगढ़ हॉस्पिटल भी CMHO लेवल के हॉस्पिटल है और वहाँ पे बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स भी थे, वीडियोग्राफ भी हो गया था, एक्सरेज भी हो गए थे। तो ऑल दी कंडीशंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो हमने वर्ड बाय वर्ड पालन कर लिए थे। फिर भी उनके मन में एक डाउट था, तो वी सेड वी शुड नॉट, किसी को मन में डाउट नहीं छोड़ना चाहिए, तो वी गॉट इट री-पोस्टमार्टम। फिर उसके बाद लाश उन्होंने लिया नहीं, फिर भी हमने जाके गांव में उनके यहाँ सुपुर्द करके आ गए। पहले दिन घटना के बाद सामराज में फर्स्ट डे वे सम वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, जहाँ पे SHO जसवंत की गाड़ी को तोड़ ताड़ दी, उनको सर पे इंजरीज बारी लाठियों वाटियों से मारपीट की थी। उसमें भी मुकदमे दर्ज किया गया। करीब 70 लोगों को उस दिन गिरफ्तार किया था। उसके बाद माहौल बनता रहा, लोग आते रहे जाते रहे। हमारा ये उद्देश्य था कि भाई आप डिस्कशंस कर लो, जो भी करना है कर लो, बट एक फाइनलिटी ले आओ, इसको इस तरह से मत रखा है करो। बट उनकी कुछ सोच अलग थी कि साहब इस लाश को जहां तक रहे तब तक उनका बात चलेगी। वो तरह तरह के डिमांड्स रखे हैं, उसके ऊपर हाईएस्ट लेवल पे भी डिस्कशन हुआ। इवेंचुअली उन्होंने 12 तारीख को वहां पे कॉल दिया कि साहब वहां पे हम जाना चाहेंगे और वहां पे हम श्रद्धांजलि सभा करना चाहेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी के अधिकार छीन नहीं सकते हम। वो अपने बात कहने के लिए, सरकार और प्रशासन का भी यही रुख था, ठीक है अपनी बात कहे, वाजिब बात हो तो सुनेंगे। बट अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आपको कहने का मतलब अधिकार है, मगर नुकसान करने का या किसी को गलत तरह से मारपीट करने का, वायलेंस करने का अधिकार किसी ने भी किसी को नहीं दिया इस देश में। बट हम ये मानते हुए कि साहब ये लोग संगठित रहेंगे, अपने आप व्यवहार करेंगे, इनके नेता लोग उनसे जो लीडर्स ऑर्गेनाइज किए थे उनसे सब तरह से बातें की, उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं सब कुछ नहीं करेंगे। खैर 25-1 हजार लोग आए, इकट्ठा हुए, दिन भर जाप्ता था। हमारे तरफ से वी आर डिप्लॉयड अबाउट करीब 2,500 का फोर्स और ऑफिसर्स, सब तरह के लोग जो इनको जानते हैं पहचानते हैं, विभिन्न जिलों में से बुलाया। व्हाट आर बेसिक प्रिकॉशंस हमको देना था, हमने ले रखे थे। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था हम उनके साथ कभी बात दूर रहे इनसे, और बिल्कुल वो अपना मीटिंग कर रहे, हमारे 2.5-3 किलोमीटर दूर हम बैठे हुए थे। शाम तक वार्तालाप चलता रहा, वो आके मिलते रहे, कुछ बातें करते रहे कि साहब लिखित में देंगे नहीं देंगे। खैर ये चलता रहा। इस बातचीत के दौरान करीब 5-1 बजे के आसपास या करीब 6-6:30 दैट्स वाज द टाइम, कुछ लोग वहां से निकल के पीछे सामराज स्टेशन की तरफ जाते हैं। ये एंटिसिपेट हमने किया था कि कुछ कर सकते हैं, वहां पे हमारे ऑफिसर्स और करीब 2 कंपनियों के स्ट्रेंथ जाता था। ये लोग गए और वहां पे तोड़फोड़ की और पुलिस ने उनके ऊपर गैस बहुत छोड़ा, और क्योंकि नजदीक नहीं जा पा रहे था, अंधेरा था, वी वर ओनली फायरिंग गैस। बट उस अंधेरे में कुछ सिपाहियों को इन्होंने पकड़ लिया, वो GRP वालों को पकड़ लिया, और ऐसी कुछ घटनाएं की जो मैंने कभी देखा नहीं, मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं ऐसा हो सकता है करके। कुछ लोगों के ऊपर इन्होंने केरोसिन डाल दी। और इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा, वहां का एक आदमी है जो अगर वो नहीं होता तो करीब 3-4 आदमी जल जाते। उसने अपने वास्तव में एक एक्स फौजी है, वहीं का रहने वाला है। वो हम चाह रहे थे उसको आज ले आके आपके सामने पेश करें कि हम एक तरफ एक अमानवीय घटना को बारे में जब बात करते हैं, हम इस पहलू को भी दिखाना चाह रहे थे। एक मानवता दृष्टिकोण से एक व्यक्ति था जो वास्तव में अपनी जान को जोखिम में डाल के इनके बीच में एक पहाड़ जैसा खड़ा हुआ गया। वो जब मैचेस जला रहे थे, उस मैचेस पे उसने थूक दिया, थूक के उस मैचेस को हाथ में लगा के रगड़ा दिया और उठा के ले जाके इनको धक्के देते हुए घर में डाल दिया और वहां से इनको वापस भगा दिया। वी हैव पीपल लाइक दैट। मेरा कंटेंट नहीं है कि देयर आर गुड पीपल आल्सो एंड बैड पीपल, बट वो ये भी फैक्ट था उनके ऊपर केरोसिन भी डाले थे। तो इस बात को सुनने, उस पूरे रेलवे स्टेशन को तो कोई ऐसा, मतलब वो रेलवे स्टेशन था भी नहीं था जब हम गए थे, तब तक तो पटरियां कहीं उड़ गई थी, वो तोड़ फोड़ किए थे, आगजनी किए थे, और सिपाहियों को इतनी ट्रॉमेटिक हो गए थे वो, मतलब सोच नहीं सकते थे कि साहब हमारे लोग हमारे साथ इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं क्या कर। इस घटना को सुनने के बाद, ये दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट,
एसपी अपने एएसपी के साथ जाप्ता लेके इस संकोच से के साथ कुछ हो जाए फिर हाथ से बात निकल जाती है। वो अपने नियरेस्ट शॉर्टेस्ट वे से जानता था कि वहां भीड़ भी है, बट अगर वो लंबी रूट से जाए, उन लोगों की कुछ हो जाए तो फिर तो हमारी भी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है। तो बहुत मतलब इट वॉज अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। मैं तो एसपी से कह रहा था यार क्यों किया आपने काम, ये सब मेरे पास चारा ही नहीं था, मेरे को जाना ही था, अगर मेरे को नहीं बचा पाते तो और कोई मेरे लिए बहुत बड़ी आरोप लगती है। विद वेरी लिटिल फोर्स ही रैन, वो जो भी थे उन्होंने कहा साहब ऑर्गेनाइजर्स को साथ लिया, चलो चलो साहब अगर ये हो जाए तो फिर हम कुछ कहने लायक नहीं रहते। रास्ते में उसके गाड़ी के साथ वो जो भीड़ वहां से वापस आ रही थी इनके साथ टकरा गया, और अगेन सेम थिंग, उनके एसपी के मारपीट की, गाड़ी को आग लगा दी। वहां पे लेडी ऑफिसर थी, उनके साथ हाथापाई की, बट इन द सेम टाइम अगेन दे वर वेरी गुड पीपल। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनमें भी 4-5 लोग थे, उसको जान बचाने में उनके साथ उन्होंने बिल्कुल पहाड़ दे, नहीं ये हमारा लेडी ऑफिसर कुछ नहीं करना, और वो चलती आई पूरे शहर सावरात तक 50 मिनट्स तक वो लोग साथ में रहे। चोट पे हाथ पे चोट आए, कुछ हाथों पे उनको खींचा दानी में इंजरीज है, एसपी के साथ इंजरीज है, मगर सिपाहियों के साथ जो बर्बरता पूर्वक इन्होंने व्यवहार किया वो में फिर वही बात है, कपड़े फाड़ लिए, हथियार छीन लिए हैं, पर्स छीन लिए हैं, मोबाइल छीन लिए हैं, और ड्राइवर और गनमैन की, ड्राइवर के तो दोनों हाथ पैर तोड़ दिए हैं। इट वॉज सो ब्रूटल। फिर एसपी साहब रेलवे स्टेशन पे गया, इनको बचा लिया, फिर वापस आया, ढूंढते गए, एक के बाद मिल गए, इनको लेके आ गया, फिर हॉस्पिटल में भर्ती किया। देन इन द मीन टाइम फोर्स आ गया, इनको पता। अब इस दौरान ये भी सुनने में आया, वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट दैट वहां से कुछ लोग कट्टे भी फायर किए पुलिस के ऊपर। ये अभी तक पक्की बात नहीं है कहां से फायर किया, कैसे हुआ, बट ये बातें चलते रही सर, कट्टों की आवाज आने लग गई और यू कुड सी स्पार्क्स कमिंग आउट। अब एसएचओ जो गनमैन था उसका कहना था साहब मेरे साथ इस तरह से पीट रहे थे एसपी साहब को, और उनको बचाने के लिए मेरे हथियार भी, अब वी हैव लॉस्ट 1 AK-47, एक ग्लॉक पिस्टल, एक 9mm पिस्टल, एक पंप एक्शन अम्यूनेशन, वो सब लेके गए हैं। तो उस चीना जेप्टी में कहता साहब फायर भी हुआ है, अब वो करना भी था, अगर पता करेंगे, अभी तक तो वी आर नॉट एबल टू टॉक टू दैट कांस्टेबल कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो ये पूरा घटना के बाद वी केम बैक एंड ब्रॉट देम, काफी सीरियस इंजरीज थे, वी हैड अबाउट 32 ऑफ पुलिस ऑफिसर्स को इंजरीज हुए, जिसमें सीरियस अपने अभी हॉस्पिटल में हैं। उनके यहाँ 5 लोग थे जिनकी बुलेट इंजरीज थे, एक की डेथ हो गई है लालचंद शर्मा, बट उनके अभी कहाँ का है, उसने डॉक्टर से बेहोशी होने से पहले अपना नाम लालचंद शर्मा रोहतक का बताया था। हमने रोहतक को फोटो भेजा, वहां एसपी साहब से बात की, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हम कहां से है। पूरे राजस्थान में सेंट फोटोग्राफ्स टू ऑल दी एसपीज, ये पता करने के लिए है कहां का व्यक्ति ये, अभी तक कोई आज दिन तक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है। वायलेंस ऑफ दैट नेचर मैंने कभी देखा नहीं। ठीक है, पुलिस के ऊपर आक्रोश होता है, एंगर होता है, इश्यूज होते हैं, भावनाएं रहती है कि नहीं साहब वो सही है हम गलत है। अब पुलिस का पर्सनल इश्यू क्या होता है, सरकार की तरफ है, सरकार की तरफ से काम करते हैं, वी प्रोटेक्ट लॉ एंड अपहोल्ड लॉ एंड वी सी दैट देयर इज नो वायलेंस। डेमोक्रेसी में कहने का अधिकार है, अपने कहना चाहिए भी। डिसेंट को हम कोई अपने दिल की बात कहे, बिल्कुल कहना चाहिए, और हम उस तरफ बैठे रहेंगे ताकि उनको प्रोविजन दे, उनको व्यवस्था करे को अपने बात सही तरह से कहे। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप इस तरह से बर्बरतापूर्वक मानवीय तरह से साथ हमारे साथ करें, बट मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इतनी कठिन समस्याओं में भी, ऐसी सिचुएशन पे भी फाउंड रेस ऑफ होप। देवर वुमन, जब इस लड़की को ले आ रहे थे, उन्हीं गांव की औरतें आई, उसको लड़की को ले आया, बचाया, वहां बिठा दिया। मतलब बहुत अच्छे लोग भी है, बहुत कुछ गलत लोग भी है। अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वह पीसफुल है। उसके बाद अगले दिन इन्होंने नोटिस सर्व की, फिर गांव वाले अपने आप आए। अभी तो बातें वो और बहुत कुछ कह रहे कि नहीं साहब हमने नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। उनको मालूम था जब तक वो है इनकी बात चलेगी, बट उन्होंने, गांव वालों ने, इनके रिश्तेदारों ने बहुत बात उनको समझाया कि भाई 25 दिन हो गए, गांव में मंदिर में दिया नहीं जल रही है, कोई घर में खाना नहीं बन रहा है, कोई अच्छे शुभ कार्य नहीं हो सकती है, क्यों आप गांव को इस तरह से हाईजैक करके बैठे हो। आई थिंक देन आफ्टर द वायलेंस उन्होंने भी समझ में आ गया गांव वालों के नहीं सब कुछ करना है, तो साथ दिए, उन्होंने खुद चल के ऐसा हम कर देंगे। तो आए, गांव वाले सभी थे, फोटोग्राफ्स भी हुए,
कल तीसरा दिन था, उन्होंने पुल वुल भी निकाल लिया। आई थिंक नाउ दे आर गोइंग आउट। सावराज में हम कल परसों से आज या कल हम कर्फ्यू भी हटा देंगे। बट इस घटनाक्रम में व्हाट रियली हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ इट वाज वायलेंस ऑफ दैट नेचर विच वाज नॉट वेरी एंटिसिपेटेड, हमने सोचा भी नहीं था। वी सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, बट वी कुड ओवरकम इट। सिपाही और ऑफिसर्स की चोटें लगी, आई थिंक दे विल ओवरकम इट, दे आर डूइंग गुड। एंड अभी सावराज में पीसफुल है। केस की तफ्तीश चल रही है, कुछ पकड़ दकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां होंगे, और जो इस हथियार हमारे लेके गए वो हम वापस लाना पड़ेगा अपने को। we'll recover them, we'll see whatever best investigation we have done. I would like to just show you a few clippings which we thought if you can understand, अगर आप थोड़ा सा दिखा सकते हो, लाइट बंद कर दो ना। इधर हो जाए।